नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अभी हम उपस्थित हैं पर्यावरण से संबंधित 100 प्रश्न से ऊपर है इस PDF में, उसका डिस्कशन करेंगे हम। सीटेट, यूपी टेट, यूपीएसआई किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। यूपी होमगार्ड की वैकेंसी आई है, KVS, NVS। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम कहना चाहेंगे कि यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी शेयर हो सके। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले कुछ फैक्ट्स हैं जो इसको हम देख लेते हैं। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 में। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में आया था। तो आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण संरक्षण को जोड़ा गया है? तो अनुच्छेद 48 में। तो अनुच्छेद 48 में इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। दूसरा प्रश्न है, एनीमिया रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो एनीमिया रोग आयरन यानी लोहा की कमी के कारण होता है। आयरन गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियों में आयरन भरपूर मात्रा में मिलता है। अगला है, रेगिस्तानी ओक, डेजर्ट ओक का नाम का एक पौधा है जो पाया जाता है, पेड़ है, पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इस पेड़ की जड़ें बहुत गहरी और तने में पानी जमा रहता है। अगला है, बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये आपको पता होना चाहिए, असम का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। अगला, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्नलिखित में से किसे सोख लेते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं प्रकाश संश्लेषण में। अगला, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे रंग के होते हैं? तो क्लोरोफिल के कारण। अगला, टाइफाइड किसके माध्यम से फैलता है? तो दूषित जल और भोजन के माध्यम से फैलता है। अगला है, राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है, तो उपराष्ट्रपति। अगला है, तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है? तो तरुण भारत संघ नामक जो संस्था है वो संबंधित है पुरानी झीलों को पुनर्निर्मित करने से। जल पुरुष राजेंद्र सिंह इससे जुड़े हैं। अगला है, कौन सा पक्षी अपनी गर्दन को काफी हद तक 270 से 360 अंश पीछे घुमा सकता है? तो उल्लू, बी वाला सही है। अगला है, कुछ फैक्ट दिए हुए हैं। विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? रतौंधी। विटामिन B1 के कारण बेरी, विटामिन C के कारण स्कर्वी, विटामिन D की कमी से रिकेट्स जिसको सूखा रोग कहते हैं, विटामिन K की कमी के कारण रक्त का थपका न जमना। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र। इसे भोर का तारा और पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। अगला, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। यह नदी अपना रास्ता बदलने के लिए जानी जाती है। अगला, दक्षिण गंगा के नाम से कौन सा नदी को जाना जाता है? तो गोदावरी को जाना जाता है, सी वाला सही है। अगला है, हमारे सौर मंडल में लाल ग्रह रेड प्लेनेट किसको कहा जाता है? तो मंगल को, मार्स को कहा जाता है। आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल है। ये एक और प्रश्न बन जाएगा इसमें कि किसकी उपस्थिति के कारण मंगल ग्रह का जो रंग है वो लाल है? तो आयरन ऑक्साइड। अगले, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। अगला है, वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं जैसे वर्षा बादल होते रहते हैं? तो क्षोभ मंडल में, ट्रोपोस्फियर में। सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाती हैं। अगला है, भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है, छत्तीसगढ़ में। अगला है, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो ये शनि का, सैटर्न का है। अगला है, ध्रुव तारा पोल स्टार किस दिशा को दर्शाता है? तो ये उत्तर दिशा को दर्शाता है, नॉर्थ डायरेक्शन को। कुछ फैक्ट हैं, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो सरयू नदी के किनारे। कानपुर और वाराणसी किस नदी के किनारे बसे हैं? तो गंगा। दिल्ली और आगरा किस नदी के किनारे बसे हैं? तो यमुना। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? तो गोमती। और हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, झूम खेती मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में की जाती है? तो झूम खेती भारत के पूर्वोत्तर भारत में, मिजोरम, मेघालय वगैरह में की जाती है, नॉर्थ ईस्टर्न रेंज में। इसे काटो और जलाओ खेती भी कहते हैं। अगला, कपास मृदा कॉटन सॉइल के नाम से किस मिट्टी को जाना जाता है?
तो काली मिट्टी को, ब्लैक सॉइल को कहा जाता है। इसे रेगूर मिट्टी भी कहते हैं। अगला है चेराव नाच, कहाँ के लोग करते हैं? तो चेराव नाच मिजोरम के लोग करते हैं, मिजोरम। यह फसल कटने के बाद बांस की डंडियों के साथ किया जाता है। अगला है पोचमपल्ली, एक शहर है जहाँ के लोग खास प्रकार की बुनाई के लिए प्रसिद्ध हैं। यह अब किस राज्य में है? ये तेलंगाना में है। पहले ये आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। भारत में रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। यह संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची है। अगला है शुष्क बर्फ, ड्राई आइस किसका ठोस रूप है? तो ड्राई आइस कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है, जिसे शुष्क बर्फ कहते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। भारत में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो ये जलोढ़ मिट्टी है, एलुवियल सॉइल कहते हैं इसको। अगला है वर्मी कंपोस्टिंग में किसका उपयोग किया जाता है? तो वर्मी कंपोस्टिंग में केचुआ का, अर्थवर्म का यूज किया जाता है। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो उत्तराखंड राज्य से हुई थी, उत्तराखंड से। तत्कालीन उत्तर प्रदेश का जो चमोली जिला है उस समय उत्तर प्रदेश था, तो सन 2000 में ये विभाजित होकर उत्तराखंड हो गया। अगला मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो ये केरल को कहा जाता है, केरल को। अगला है कुछ त्यौहार है। ओणम किस राज्य का त्यौहार है? केरल का। पोंगल तमिलनाडु का त्यौहार है। बिहू असम का है। बैसाखी पंजाब का है। छठ पूजा बिहार का है। अगला है ऊर्जा का पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा कैसा होता है? तो हमेशा सीधा होता है, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह एक स्तर से दूसरे स्तर पर घटता जाता है। अगला है 10% का नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो ये लिंडमैन के द्वारा दिया गया था। इसका अर्थ है कि अगले स्तर पर केवल 10% ही ऊर्जा पहुंचती है। मतलब यदि पौधों में के अंदर 100% ऊर्जा है, तो पौधों को यदि मनुष्य या कोई जीव खाता है तो पौधों की ऊर्जा का 10% भाग ही मनुष्य या जीव को मिलेगा। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो वाल्टर जी रोजन ने किया था इन्हें, और ईओ विल्सन को जैव विविधता का जनक कहा जाता है। अगला है शांत घाटी, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल में स्थित है, केरल में। अगला है समुद्री कछुओं को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है, क्योंकि वो 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय तक पृथ्वी पर हैं समय से पृथ्वी पर हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जल में पाई जाने वाली सबसे आम प्रजाति कौन सी है? तो ओलिव रिडले कछुए की प्रजाति है। पारिस्थितिकी तंत्र में डिट्रीटिवोर किसे कहा जाता है? तो डिट्रीटिवोर उसे कहते हैं जो कार्बनिक पदार्थों को खाने वाले हैं, मृत कार्बनिक पदार्थों को, जैसे केचुआ, गिद्ध वगैरह। जैव विविधता दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कब मनाया जाता है? ये 22 मई को मनाया जाता है, 22 मई को। अगला है भारत में हॉट स्पॉट क्षेत्र कौन सा है? तो हॉट स्पॉट क्षेत्र पश्चिमी घाट है, वेस्टर्न घाट को हॉट स्पॉट क्षेत्र कहते हैं। अगला लाइकेन किसके सबसे अच्छे सूचक हैं? तो वायु प्रदूषण के सूचक हैं, वायु प्रदूषण के, विशेषकर SO2 के। घास स्थल पारिस्थितिकी तंत्र, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में संख्या का पिरामिड कैसा होता है? ये भी सीधा होता है, स्ट्रेट। अगला है कुछ फैक्ट हैं। विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। जैव विविधता दिवस 22 मई को। ओजोन दिवस कब मनाते हैं? तो 16 सितंबर को। पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण, फील्ड ट्रिप का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये पेडागॉजी का प्रश्न है। देखिए, ये प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना। बच्चे जब चीज़ों को सामने से देखते हैं तो बेहतर सीखते हैं। अगला गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। यह एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली है? तो ये प्राथमिक स्तर पर कहानी विधि, स्टोरी टेलिंग जो होती है, छोटे बच्चे कहानियों के माध्यम से अवधारणाओं को जल्दी समझ लेते हैं। अगला दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो लखीमपुर खीरी जिले में। अगला है, ये हमेशा पूछता रहता है। अगला है काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? तो काजीरंगा एक सींग वाले गैंडों के लिए जाना जाता है, यह असम में स्थित है। सीखने के रूप में आकलन किससे संबंधित है? तो स्व आकलन से, सेल्फ असेसमेंट से, पेडागॉजी का है। अगला है शांत घाटी जिसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया है, कहाँ है? तो केरल में।
अगला है पर्यावरण अध्ययन की पुस्तकों में पहेलियां शामिल करने का क्या उद्देश्य है? तो तर्क शक्ति का विकास करना, तो छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन और तर्क शक्ति विकसित करना इसका। अगला है दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दाची गाम जम्मू और कश्मीर में स्थित है। यह हंगुल मृग के लिए प्रसिद्ध है। अगला है ईवीएस की एकीकृत प्रकृति इंटीग्रेटेड नेचर मदद करती है तो बच्चे को समग्र रूप से पर्यावरण का अनुभव करने में। अगला है ईवीएस में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा तीनों शामिल है। अगला है इग्लू किस प्रकार का आवास है? तो बर्फ से बने हुए घर को क्या कहते हैं हम? तो बर्फ से बना हुआ घर, बर्फ से बना अर्धवृत्ताकार घर, तो इसको इग्लू कहते हैं। अगला है कश्मीरी लोग चाय को क्या कहते हैं? जिसमें इलायची और बादाम डाले जाते हैं तो इसको कहवा कहा जाता है, कहवा। अगला विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम क्या है? तो ये स्कर्वी है, स्कर्वी। इसमें मसूड़ों में खून आने लगता है। अगला लद्दाख में घरों की निचली मंजिल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो सामान और जानवरों के लिए, सामान और जानवरों को रखने के लिए। अगला रात में जागने वाले जानवर हर की चीज को किस रंग में देखते हैं? तो सफ़ेद और काला, ब्लैक एंड व्हाइट। अगला है लिंग हु फेन किस देश का पकवान है जो सांप के मांस से बनाया जाता है? तो हांगकांग का ही, हांगकांग। अगला निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। तो विटामिन बी और सी क्या होते हैं? जल में घुलनशील है। बाकी जो होते हैं ए डी ई के, एडेक, वो वसा में, फैट में घुलनशील है। ये आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। कई सारे विटामिन का नाम दे देगा और पूछेगा कि कौन सा जल में घुलनशील है और कौन सा वसा में घुलनशील है। अगला है राजस्थान में मिट्टी के घर बनाए जाते हैं जिनकी छतें बनी होती हैं तो कटीली झाड़ियों से। मिट्टी की दीवारें घर को ठंडा रखती हैं तो कटीली झाड़ियों से बनाए जाते हैं। अगला है मिड डे मील योजना कब शुरू की गई थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो मिड डे मील योजना 15 अगस्त 1995 को शुरू की गई थी, MDM। मनुष्य के पेट में रस, गैस्ट्रिक जूस की प्रकृति कैसी होती है? तो गैस्ट्रिक जूस की जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है, एसिडिक होती है। यह भोजन को पचाने में मदद करता है। अगला है नेपेंथिस या घटपर्णी एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को फंसाकर खा जाता है। भारत में यह कहाँ पाया जाता है? तो ये मेघालय में पाया जाता है, घटपर्णी का पौधा। अगला है कौन सा पक्षी अपना घोंसला अलमारी के ऊपर या आईने के पीछे बनाता है? तो ये गौरैया, स्पैरो बनाती है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा जानवर स्लॉथ के बारे में सही है? तो यह भालू जैसा दिखता है और दिन के लगभग 17 घंटे सोता है, ये भी सही है। वह जिस पेड़ पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है, ये भी सही है। इसकी आयु लगभग 40 वर्ष होती है, तो उपयुक्त सभी सही हैं, डी वाला। अगला रेगिस्तानी ओक के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसमें बहुत कम पत्तियां होती हैं और इसमें बहुत कम पत्तियां होती हैं, तो कौन सा गलत हो जाएगा? गलत पूछा है इसमें, तो इसमें देखिए इसमें बहुत सारी पत्तियां होती है, ये चीज़ गलत है, इसमें कम पत्तियां होती है। अगला है शक्कर खोरा सनबर्ड अपना घोंसला कैसे बनाता है? तो लटकता हुआ घोंसला, लटकता हुआ, कि छोटे पेड़ या डाली की, झाड़ी की डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है। अगला सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। भारत में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। नाग कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है। सांप के 2 खोखले जहर वाले दांत होते हैं, सही है। सांप के काटने की दवा सीरम सांप के जहर से ही बनाई जाती है, तो ये चारों सही हैं, चारों कथन सही है। अगला है वह कौन सा पक्षी है जिसकी आंखें इंसानों की तरह सामने होती हैं? तो उल्लू, उल्लू की आंखें सामने होती हैं। खेजड़ी वृक्ष मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? तो खेजड़ी वृक्ष रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। अगला रेशम का कीड़ा सिल्क वार्म अपनी मादा को कैसे पहचानता है? तो उसकी गंध से, उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से। बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुला और भैंस एक दूसरे के बीच में सहजीवी संबंध रखते हैं। अगला है लुई ब्रेल किस देश के निवासी थे जिन्होंने ब्रेल लिपि की खोज की थी? तो ये फ्रांस के निवासी थे। उन्होंने स्वयं दृष्टिबाधित होने के कारण इस लिपि का आविष्कार किया था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये।
अगला है सुनीता विलियम्स के बारे में कौन सा कथन सही है? तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी। दूसरा है वह भारतीय मूल की दूसरी अंतरिक्ष यात्री हैं। वह चंद्रमा पर चलने वाली पहली महिला थी और वह रूस की रहने वाली हैं। तो भारतीय मूल की दूसरी महिला है ये वाला बी वाला सही है, बी वाला सही हो जाएगा। कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स हैं। अगला है भारत के मानचित्र में दिल्ली के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश उत्तर में और मध्य प्रदेश की दिशाएं क्रमशः क्या हैं? तो ये सीटेट में अक्सर प्रश्न पूछता रहता है पर्यावरण में। तो उत्तर और दक्षिण। मैप आधारित प्रश्न हल करने के लिए राज्यों की स्थिति याद रखना बहुत जरूरी है। तो उत्तर और दक्षिण में होगा। तो मध्य प्रदेश, दिल्ली के सापेक्ष मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की दिशाएं उत्तर और दक्षिण होंगी। अगला है ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, तो 6 बिंदु होते हैं। अगला है ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं? 6। अगला है गोलकोंडा किले का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो ये काकतीय राजवंश के द्वारा किया गया था। यह हैदराबाद में स्थित है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा अदृश्य प्रदूषण है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है? तो ये CFC, यह AC और फ्री से निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अगला नेपेंथीस घटपर्णी पौधा अपना भोजन स्वयं बना सकता है या नहीं? तो नेपेंथीस वह हरा होता है और प्रकाश संश्लेषण करता है, लेकिन ऐसी मिट्टी में उगता है जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है। तो हाँ, वह प्रकाश संश्लेषण करता है लेकिन नाइट्रोजन के लिए कीड़े खाता है। अगले माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो सागरमाथा। ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत पूछता है ये। अगला है कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं। रोनाल्ड रॉस ने किसका खोज किया था? तो मलेरिया मच्छर से फैलता है। इस खोज के लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल, मटर के दानों पर प्रयोग किया था इन्होंने। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल हैं। कर्णम मल्लेश्वरी क्या है? तो वह आंध्र प्रदेश की रहने वाली वेट लिफ्टर हैं जिन्होंने 29 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं। मलेरिया की दवा कुनैन किस पेड़ की छाल से बनाई जाती है? तो सिनकोना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, एकदम आने वाला है एग्जाम में ये। तो सिनकोना। रोनाल्ड रॉस को 1902 ईस्वी में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए मिला गया? तो मलेरिया मच्छर से फैलता है, मादा एनोफिलीज। अगला है पश्मीना ऊन किस जानवर से प्राप्त होता है? तो ये बकरी से, पश्मीना नाम की बकरी है। यह लद्दाख की चांगपा जनजाति द्वारा पाली जाने वाली खास प्रकार की बकरी है जिससे पश्मीना ऊन बनाया जाता है और उसे पश्मीना शॉल बनती है। बहुत गर्म होती है ये। चांगपा जनजाति के लोग अपने रहने के लिए जो बड़े तिकोने टेंट बनाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें रेवो कहा जाता है, रेवो। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो नवीकरणीय स्रोत जो है वो सौर ऊर्जा है। कभी खत्म नहीं होने वाली ऊर्जा है सौर ऊर्जा, जो कभी खत्म नहीं होगी। अगला मटर के पौधों पर प्रयोग करके आनुवंशिकी के नियम किसने दिए थे? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिए थे, ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला है हमारे देश के किस राज्य में अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? तो गोवा के लोग। कश्मीर में लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाते हैं और गोवा के लोग नारियल के तेल में। तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को किस नाम से जाना जाता है, चाहे किस कार्य के लिए जाना जाता है? तो ये जल संरक्षण। पुरानी जो झीलें हैं उनका ये रिकंस्ट्रक्ट करते हैं उनको। मधुबनी पेंटिंग बनाने के लिए किन रंगों का प्रयोग किया जाता है? तो पिसे हुए चावल और प्राकृतिक रंगों का, नील, हल्दी इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। बी वाला सही है। अगला है ब्रेल लिपि की खोज के पीछे मुख्य कारण क्या था? तो दृष्टिबाधितों को पढ़ने लिखने के लिए, बी वाला सही है। अगला है प्रकृति में अपमार्जक स्कैवेंजर्स किसे कहा जाता है? तो गिद्ध और चील जो होते हैं ये अपमार्जक कहे जाते हैं। ये मृत जानवरों को खाकर पर्यावरण को साफ रखते हैं, तो बी वाला सही है। अगला है इटाई रोग किस धातु के जल में घुलने से होता है? कि कैडमियम के घुलने से होता है। पारे से मिनी माता रोग होता है, कैडमियम। अगला है विश्व ओजोन दिवस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, 16 सितंबर को ओजोन दिवस। ठीक है, 16 सितंबर, बी वाला सही है। ओजोन परत को बचाने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था।
पारिस्थितिकी ऊर्जा में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो हमेशा सीधा होता है। ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर पर क्या होती है? घटती जाती है। गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है, 1985 ईस्वी में, 1985 में हुई थी। अगला है, राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे। अगला है, किस गैस को दमघोटू गैस कहा जाता है? तो किस गैस को कहा जाता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड को दमघोटू गैस कहा जाता है। यह हीमोग्लोबिन के साथ बहुत जल्दी जुड़ जाती है और ऑक्सीजन को रोक देती है। अगला है, जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित करने के लिए कम से कम कितनी स्थानिक प्रजातियों का होना आवश्यक है? तो ये 1500 संवर्णी पौधों की प्रजातियां हैं, यदि रहेंगी तो उनको हॉटस्पॉट घोषित किया जाएगा। मिनीमाता महामारी जो जापान में फैली थी, इसका मुख्य कारण क्या था? तो जल में पारे का प्रदूषण और मछलियों के माध्यम से इंसानों में पहुंच जाता है, तो उसको मिनीमाता रोग कहते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% है, ऑक्सीजन 21% और आर्गन 0.93% है। तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है। ब्लू बेबी सिंड्रोम जल में किसकी अधिकता के कारण होता है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। तो यह बच्चों के रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देता है। तो इस तरह से 100 प्रश्न थे हमारे पर्यावरण के, जो यूपी टीईटी, सीटेट, यूपी होमगार्ड, यूपीएसआई और एनबीएस केवीएस का जो टीचर वाला एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। इसको आइए एक बार आप देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों का ये सीरीज है। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए, पढ़ते रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।